हमने देखा था कोस्टल प्लेन्स क्या थे। दे आर द नैरो स्ट्रिप ऑफ अलूवियल प्लेन्स अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। फिर हमने देखा था वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप काफ़ी नैरो थी एज कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप। कारण था रिवर्स द्वारा इरोजन एज वेल एज डिपोजिशन, सभी कुछ मेजरली ईस्टर्न मार्जिन पर हुआ है। वेस्टर्न मार्जिन पर रिवर्स की बहुत ज़्यादा स्कारसिटी है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा आपको एक्सटेंडेड कोस्टल स्ट्रिप नहीं मिलती है। आया कुछ समझ में? ओके। फिर हमने वेस्टर्न कोस्टल मैदान जो थे उनका कुछ रीजनल डिवीजन किया था कुल 4 भागों में। क्या क्या थे वो सेक्शंस? गुजरात प्लेन्स, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। तो इसमें से गुजरात ऑब्वियसली बिलोंग्स टू गुजरात प्लेन्स ऑब्वियसली बिलोंग्स टू गुजरात। मुंबई के जो कोस्टल प्लेन्स हैं उसको क्या कहते हैं? कोंकण। कर्नाटका के कोस्टल प्लेन को कन्नड़ और केरला के मालाबार। इसमें से सबसे ब्रॉड गुजरात है, तो सबसे नैरो कौन सा है? कन्नड़ यानी कि कर्नाटका। ठीक है। यहाँ मुझे कुछ लॉन्गिट्यूडनली ऐसे लंबे में बैक वाटर लेक्स मिलती हैं। उनको कहाँ मिलती हैं बाय द वे, किस सेक्शन में? मालाबार यानी केरला में, बिल्कुल सही। इसके लोकल नाम क्या है इसका? कयाल। एक सबसे फेमस कयाल का नाम बताइए। वेम्बनाड। यहाँ पर एक बोट रेस होती है, कौन सी? हाँ चलिए, नेहरू बोट रेस, और उसको लोकल में वल्लम कल्ली कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। एक और मैंने यहाँ पे कयाल का नाम बताया था, अष्टामुदी। अष्टामुदी, ठीक ठीक ठीक। इसके बाद हम लोग ईस्ट कोस्टल प्लेन पे आ गए थे। ईस्ट कोस्टल प्लेन के हमने 4 सेक्शन देखे थे, 3 सेक्शन देखे थे। कौन कौन से? उत्कल मुझे कहाँ मिलेंगे? सुवर्ण रेखा से लेकर के चिल्का लेक तक। नॉर्दर्न सरकार कहाँ मिलेंगे? चिल्का से कोलेरू लेक। और कोरोमंडल कन्याकुमारी तक। अच्छा, यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी लेगून लेक्स मिलती हैं। इनमें से एक डेल्टा लेक भी है, कौन सी है वो? कोलेरू। कोलेरू। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में बसी हुई है हमारी कोलेरू। ठीक है, ये कल हमने पढ़ लिया था। फिर हमने देखा था किस तरह से गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है। कारण क्या है इसका? काफ़ी कटी छटी है, ये इसका मेन कारण है। इस वजह से एक तो कोस्ट लाइन लंबी हो जाती है, दूसरा यहाँ पर मुझे क्रीक्स देखने को मिलते हैं। किसी एक क्रीक का नाम बताओ जो इंडिया पाकिस्तान में। सर क्रीक, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरे कोस्टल प्लेन्स पढ़ लिए थे। आज हमारा टॉपिक रहेगा पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोग एटलस लाए होंगे। हाँ हाँ, थोड़ा सा अंतर रहता है। जो लगून लेक्स हैं उनमें आपको वाटर सप्लाई लगातार बनी रहती है। बैक वाटर में केवल टाइड के थ्रू ही पानी आता है। ठीक है, चलें। हाँ जी, सभी लोग एटलस लाए होंगे, आई बिलीव सो। अरे खरीद लो किसी दिन जो है, बैठ के। कितना समय लगेगा? वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, किसी ने भी नहीं पूछा, सिर्फ एक व्यक्ति ने पूछा है। बैक वाटर और लगून लेक के बीच में अंतर। आज हमारा विषय है केवल कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन नहीं, सॉरी, पेनिनसुलर प्लेटू। ये अगला हमारा सेक्शन है, पेनिनसुलर प्लेटू। प्लेटू क्या होते हैं? जो लोग इनके नए हैं समझ लें, एक ऐसा ऊंचा उठा हुआ लैंडमास जिसके किनारे तो बहुत स्टीप होते हैं, लेकिन इसका जो अपेक्स होता है, टॉप सरफेस, ये एकदम फ्लैट होता है। इसीलिए इसको टेबल लैंड भी कहते हैं। ठीक है,
जनरली प्लेटू कैसे बनते हैं, कभी फोल्डिंग के दौरान फोल्ड माउंटेन बनते हैं ना, तो उस दौरान कुछ जो लैंड मास है वो अनफोल्ड रह जाता है और माउंटेन के साथ साथ वो भी ऊपर उठ जाता है, या फिर दो माउंटेन रेंज के बीच में कोई ज़मीन फंस गई तो माउंटेन के साथ साथ वो भी ऊपर उठती चली जा रही है ना। तो इस तरीके से बनते हैं, या फिर कोई जो लावा निकला हो और उसके फैल जाने की वजह से तो भी आपका प्लेटू बनेगा, है ना। तो हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटू हमारा, इसकी वेस्टर्न लिमिट बनाती है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न लिमिट बनती है ईस्टर्न घाट से, सदर्न लिमिट क्या, वो बेचारी साउथ की पहाड़ियां। ठीक है, ध्यान देना, फिर से बोलता हूं मैं, पेनिनसुलर प्लेटू की वेस्टर्न लिमिट बनाता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न लिमिट बनाता है ईस्टर्न घाट। सर ये घाट क्या होता है, अरे प्लेटू का किनारा, इसको हम घाट बोल रहे हैं, ठीक है। ये अगेन यदि मैं इसका साइड व्यू बनाऊं जैसा कि अभी तक बनाता आ रहा हूं, तो पहले ये कोस्टल प्लेन मिलेंगे, फिर ये वेस्टर्न घाट मिलेगा, फिर प्लेटू, फिर ईस्टर्न घाट और फिर से ईस्ट कोस्टल प्लेन, है ना। तो यदि मैं ऐसे बनाऊं, इसकी आकृति कुछ ऐसी रहती है, ये वेस्ट कोस्टल प्लेन है और फिर ये पूरा का पूरा सेक्शन हमारा पेनिनसुला है, इसका पश्चिमी किनारा वेस्टर्न मार्जिन ये एक सीधी दीवार की तरह खड़ा हुआ है, इस दीवार को ही हम कहते हैं वेस्टर्न घाट, ये इसका टॉप सरफेस हो गया, और फिर ये ईस्टर्न घाट और फिर ये ईस्ट कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। वैसे तो जब घाट पढ़ेंगे तब इसका ओरिजिन भी पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी ये सीधी खड़ी दीवार ये किस ओर इशारा करती है, मतलब कि ये कैसे बना होगा ये, नहीं है, आप कोशिश कीजिए। हिमालय फॉर्मेशन का कुछ याद आ रहा है, हिमालय कैसे बना था, इंडियन लैंड मास किससे अटैच था, इंडियन लैंड मास किससे अटैच था पहले, अफ्रीका से, अफ्रीका से उसमें फॉल्ट आया, फिर अफ्रीकन भूमि से वो अलग हुआ, तो वो जो फॉल्ट आया था ना, किसी चीज को तोड़ोगे तो फिर टूटा हुआ क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा ना, तो ये वही है फॉल्ट प्लेन, ठीक है, इसी के अलोंग चिपका हुआ था वो अफ्रीकन लैंड मास से, तो इसीलिए एकदम सीधी खड़ी दीवार दिखता है ये। वेयर एज ईस्टर्न घाट, वो तो इसको वेस्ट बोल देते हैं, इसलिए जोड़ी मिलाने के लिए इसको ईस्टर्न घाट बोल देते हैं, ऐसा ये कोई घाट वाट नहीं है, ऊपर से रिवर्स ने इतना इरोजन कर दिया है तो कुछ ही किलोमीटर के लिए माउंटेन्स वगैरह मिलते हैं, बाकी एकदम फ्लैट प्लेन कर दिया रिवर ने घिस घिस के, ठीक है। तो भैया पेनिनसुलर प्लेटू का वेस्टर्न मार्जिन कौन बनाता है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न मार्जिन कौन बनाता है, ईस्टर्न घाट, नॉर्दर्न मार्जिन कौन बनाता है, हमने प्लेन्स पढ़े थे नॉर्दर्न प्लेन्स, और बोला था कि उसके साउथ में स्टार्ट हो जाता है पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेटू का नॉर्दर्न किनारा बताओ, है देखो, जितना वेल डिफाइन वेस्टर्न और ईस्टर्न किनारा है उतना वेल डिफाइन नदर्न किनारा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जिगजैग है। जैसे कि यहाँ पर मुझे मिलती हैं अरावली की पहाड़ियाँ, रुक जाइए मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मुझे मिलती हैं अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली के ईस्ट में मुझे यहाँ पर मिलेगा मेवाड़ प्लेटू, वो यहाँ मिलेगा सेंट्रल इंडिया, क्या बोलते मध्य भारत का पठार, मध्य भारत प्लेटू, तो उसका नॉर्दर्न किनारा वो काम करेगा कैसे, पेनिनसुला के नॉर्दर्न एज की तरह। इसके बाद मुझे मिलता है बुंदेलखंड प्लेटू, उसके बाद मुझे यहाँ पर ये जो विंध्य हिल्स जा रही हैं ये फिर ऐसे हो जाती हैं, तो विंध्य हिल्स का इतना इतना सेक्शन कैमूर हिल्स कहलाता है, तो फिर ये कैमूर हिल्स, उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू, और ये बहुत बड़ा बना दिया मैंने, गंगा प्लेन्स छोटे रह गए ये, और उसके बाद फिर छोटा नागपुर प्लेटू के ईस्ट में मुझे मिलती हैं राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल हिल्स, अभी छोटा नागपुर पे आएंगे ना तो विस्तार से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इसका नॉर्दर्न किनारा उतना वेल डिफाइन नहीं है जितना कि बाकी सभी इसके मार्जिन से, ठीक है, समझ में आया। हमने क्या बताया इसका, हमने इसकी ओवरऑल आकृति बताई, एरियल एक्सटेंशन बताया, इसके अलावा मेन पेनिनसुला तो ये है ही, इन भैया ने अपनी ब्रांचेस भी खोल रखी हैं, एक ब्रांच यहाँ खुली हुई है ये है आपका मेघालय प्लेटू, ये हमने हिमालय पढ़ते में पढ़ा था, ये पूरी जो जमीन थी वो किसको बिलोंग करती है, पेनिनसुला को, पेनिनसुलर प्लेटू को। आई होप सभी लोग आ गए थे हिमालय वाले में।
क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी माउंटेन्स देखोगे ना, हिमालयाज और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, ये सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं। टेथिस सी से निकले हैं ना, सी में से निकला है, तो कौन सी रॉक निकली होगी? इग्नियस तो होगी नहीं, वो सेडिमेंट्री होगी ना। लेकिन जब इस रॉक सिस्टम का अध्ययन करते हैं तो भैया ये उन्हीं चट्टानों से बनी है जिससे पेनिनसुला प्लेटू बना है। ठीक है, एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था, जब इंडियन लैंडमास अलग हुआ था अफ्रीका से, तो उसके जो ऐसे दो सींग निकले हुए थे, तो ये वाला जो सींग है ना, ये हल्का सा बीच में से क्रैक हो गया है, इतना पोर्शन ये रहा, बचा हुआ जो सेक्शन है वो ये रहा। ठीक है, ये मेघालय प्लेटू है। अभी दोबारा से फोकस करो, ये मेघालय प्लेटू है ना। इसके कुल 3 सेक्शन कर सकते हो, गारो, खासी और जैंतिया। मिकिर रेगमा वो भी इसका पार्ट है। ठीक है, मिकिर रेगमा भी इसका पार्ट है। वो हिल्स असम में जाती हैं, ये पूरा मेघालय में आती हैं, और वो असम में है मिकिर रेगमा, वो भी इसका पार्ट है। तो और ये कौन सी पहाड़ियां थी? राजमहल। बीच में लेकिन एकदम से गायब हो जाता है ये। कहां चला गया पेनिनसुला प्लेटू? बीच में जब कंप्रेशन हो रहा था ना, ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ धक्का लग रहा था, हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी दौरान यहाँ पर कंप्रेशन की वजह से यहाँ पर 2 फॉल्ट आते हैं और बीच की जमीन नीचे धंस जाती है। ठीक है, नीचे धंस जाने की वजह से आप देखेंगे सारी ही नदियां इस गैप से होकर बह रही हैं, है ना। गंगा भी यहीं से होकर निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी यहीं से होकर निकलती है, और ये लोग करोड़ों सालों में ओवर द टाइम यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट कर देंगे, अलूवियल्स। इस वजह से यहाँ पर मुझे मैदान मिलते हैं, इस वजह से मुझे यहाँ पे मैदान मिलते हैं। अदरवाइज अगर मैदानों को साफ करूं तो वही जमीन नीचे सबडक्ट हुई मिलेगी मुझे। इस गैप को, इस अंतराल को हम कहते हैं राजमहल गारो गैप। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सा टॉप वो था कॉन्सेप्ट। इस हम गैप को कहते हैं राजमहल गारो गैप, अन्यथा मालदा गैप। मालदा गैप क्या कहते हैं? मालदा। ये किसी आम की वैरायटी भी होती है क्या? अरे आम नहीं खाया, फलों का राजा बोला जाता है। हाँ हाँ हाँ, मालदा पश्चिम बंगाल में एक जगह है। ठीक है, तो इसको राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप कह देते हैं। तो एक ब्रांच ये देखी हमने इनकी, पेनिनसुला प्लेटू की यहाँ पे है। सिमिलरली एक ब्रांच यहाँ खुली हुई है। मालदा एक जगह का नाम है, इसलिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, इस वजह से उसका नाम मालदा गैप रख दिया। आप चाहो तो फरक्का गैप बोल दो, फरक्का भी तो एक जगह है, जो मन मन में आप बोल। अरे शहर का नाम है मालदा, तो उसके नाम पे उसका नाम मालदा गैप रख दिया है। ठीक है, आप फरक्का गैप बोल दो, है ना। या फिर यहाँ पे बांग्लादेश की एक जगह है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलती हैं, गोवालुंडो, आप गोवालुंडो बोल दो गैप, आपकी जो मर्जी है बोलो, है ना। वैसे मेरे ख्याल से वो नाम बहुत सही रहेगा जहाँ पे 2 नदियाँ मिल रही हैं। खैर, इसको हम राजमहल गारो गैप कहते हैं, ठीक है, या मालदा गैप। सेम इन्होंने अपनी एक ब्रांच यहाँ खोल रखी है, ब्रांच खोल रखी है, बहुत जनरल टर्म में बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये सेम जो रॉक्स हैं वो यहाँ भी मिल रही हैं, इससे थोड़ा दूर। ये है आपका काठियावाड़, काठियावाड़ केटी कर दिया मैंने, काठियावाड़ पेनिनसुला, काठियावाड़ पेनिनसुला। और ये है छोटा सा, इतना सा इत्तू सा कच्छ पेनिनसुला। ठीक है, ये दोनों ही किसका पार्ट है? पेनिनसुला प्लेटू का पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं? भारत का फिजिकल डिवीजन। तो 16 लाख, अरे हिंदी में लिख दिया, सॉरी बेटा, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के साथ भारत का सबसे बड़ा फिजिकल सेक्शन है ये, सबसे बड़ा फिजिकल सेक्शन। ठीक है, और लगभग भारत का सेंट्रल हिस्सा और सदर्न हिस्सा इसका निर्माण करता है ये पेनिनसुला प्लेटू। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में है, आप देख ही रहे होगे। इसके इस तरफ मिलेगा बे ऑफ बंगाल और इस तरफ मिलेगा अरेबियन सी। छींक पे मत जाना, बिल्कुल सच पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी झूठ नहीं है इसमें। आप लोगों की मान्यता के अनुसार छींक आ जाए बोलते में झूठ बोल रहा है ये, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके इस तरफ मिलेगा बे ऑफ बंगाल, इस तरफ मिलेगा अरेबियन सी। ठीक है, इसकी मैं प्रकृति की बात करूं, नेचर की बात करूं, तो ये कैसे बना है? मैंने कहा था ना प्लेटू
कोई तो तरीका होता है उनके बनने का। नहीं, देखिए जब पृथ्वी बन रही थी ना बच्चों, जब पृथ्वी बन रही थी स्टार्टिंग में अर्थ कैसी थी? अर्थ एक जलता हुआ एक गैस का गोला थी ना, आग का गोला, है ना। ओवर द टाइम वो कूल डाउन हुई, है ना। काफी करोड़ों सालों तक बारिश होती रही, जिस वजह से तो काफी उसका टेम्परेचर नीचे आया। और ये बारिश ऐसी नहीं थी जो आज होती है, एसिडिक बारिश हो रही है, ठीक है। तो जिस वजह से अर्थ की जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर क्या छा गया? क्या छा गया? पानी छा गया, ठीक है। और अब ये सॉलिड हो चुकी है, थोड़ा बहुत ऊपर से सॉलिड हो चुकी है। आपने कोई गर्म चीज ठंडी की होगी, देखा होगा ऊपर जो है पपड़ी बन जाती है, जैसे कि दूध देख लो या दलिया खाया किसी ने, है ना। तो थोड़ी देर रख देना तो ऊपर कितनी मोटी लेयर बन जाती है ना। तो सबसे पहले ये ऊपर से ठंडी हो गई, लेयर बन चुकी है, लेकिन अंदर तो जो है गुस्सा चल ही रहा है। मतलब कि अंदर गर्मा गर्म मैग्मा अवेलेबल है, वो मैग्मा ठंडे होने के लिए ऊपर आएगा, नेचुरल सी बात है। तो जब वो छाएगा तो उससे बनी आपकी क्या? ओशियनिक क्रस्ट। क्या बनी? ओशियनिक क्रस्ट, सबसे पहले बनी है ओशियनिक क्रस्ट। इसके बाद अभी भी जो है, अब क्या है, ओशियनिक क्रस्ट ऑब्वियसली इसमें क्रैक होंगे, प्लेटें हैं ना ये, और ये प्लेटें मूव करती रहेंगी, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये सबडक्ट होंगी और ये पिघल के वापस ऊपर आएंगी, है ना। कहने का मतलब दोबारा से इनके पिघलने से फिर से जो मैग्मा निकलेगा वो हल्का होगा, इस वजह से वो हल्का होगा, उसका जो है डेंसिटी कम होगी, इस वजह से वो पानी के ऊपर आ जाएगा और इस तरह से बनेंगे एंशिएंट कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो जिस समय पृथ्वी में पहली बार भूमि का निर्माण हो रहा था, भूमि जिस पर आप पैर रख सको, उसी दौरान बना था हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। ना सिर्फ इंडिया बल्कि विश्व के सबसे प्राचीनतम लैंडमास में से एक है ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। इसीलिए हमको यहाँ पर वो चट्टानें मिलती हैं जो बहुत बहुत पुरानी हैं। इनफैक्ट अर्थ के फॉर्मेशन के दौरान आर्कियन नीस रॉक्स मिलती हैं हमको यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटू में। कारण यही है कि जो अर्थ की जो प्रिमिटिव क्रस्ट बन रही थी उसी दौरान इसका निर्माण हुआ था। और सौभाग्य से ये इतना स्टेबल लैंडमास है कि जब से बना है उसके बाद से कभी भी ये सबडक्ट नहीं हुआ है। आप अगर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें देखोगे इमरजेंस सबमर्जेंस चलता रहता है लैंडमास का। कभी वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, कोई जियोटेक्टोनिक एक्टिविटी हुई तो पता पड़ा वो नीचे चले गए, फिर ऊपर आ गए, है ना। जैसे आप ब्रिटेन देखोगे, उसकी हिस्ट्री देखोगे तो उसमें मैरीन फॉसिल्स बहुत मिलते हैं। ब्रिटेन क्या है, आइलैंड्स ही तो हैं वो, मैरीन फॉसिल्स बहुत मिलते हैं। वो क्या क्या दर्शाते हैं कि ब्रिटेन किसी समय में पानी के नीचे था, फिर ऊपर आ गया होगा। भगवान को हमको जो है कॉलोनाइज करना था, इसलिए ब्रिटेन को ऊपर निकाल दिया। ठीक है। तो इंडियन पेनिनसुलर लैंडमास इज अमंग द एंशिएंट लैंडमास ऑफ वर्ल्ड, और ये इंडिया का सबसे स्टेबल लैंडमास है। ना ही तो इस पर अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ना ही तो इस पर कोई भूकंप आना चाहिए, आता भी नहीं है, और इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो कभी भी ये सबमर्ज नहीं हुआ है पानी के नीचे, ऐसा ही स्टेबल है ये, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, भूकंप आते हैं इसमें भी। जैसे अपने महाराष्ट्र में कोयना डैम बना है, पर्याप्त भूकंप आते रहते हैं वहाँ पर रेगुलरली। इनफैक्ट जब वो बना था ना उसी दौरान सबसे तेज भूकंप आया था, 6 पॉइंट समथिंग इंटेंसिटी का, ठीक है। काठियावाड़ और कच्छ में फॉल्ट लाइन है, वहाँ भी भूकंप आते रहते हैं। तो वो एक्सेप्शंस हटा दिए जाएं तो काफ़ी स्टेबल लैंडमास है ये। इस पूरी जो है डिस्कशन का क्या सार निकलता है, हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि हमारा इंडियन पेनिनसुलर लैंडमास, इसका एरियल एक्सटेंशन क्या है, इसका टोटल एरिया क्या है, इसकी शेप आकृति कैसी है, और ये कैसे बना, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसका एरिया लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। एरियल एक्सटेंशन की बात करें तो सेंट्रल इंडिया से लेके बिल्कुल साउथ इंडिया तक है पूरा ये, और इसकी कुछ ब्रांच आपको वेस्ट में और ईस्ट में भी मिलेगी। इसके हम किनारों की बात करें, बाउंड्रीज की, तो मेन पेनिनसुलर की बात करें तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और इसके नॉर्दर्न किनारे थोड़े जिगजैग हैं तो उसमें ढेर सारे नाम आ जाते हैं। तो इस तरह से इसका जो है टोटल शेप बनता है, शेप ट्राइंगुलर है इसका। और कैसे बना, तो अर्थ का जब फॉर्मेशन हो रहा था उसी दौरान ये रॉक्स के बनने से हमारा प्लेटू बना है पूरा ये, ठीक है।
अब इसका अध्ययन आगे कैसे करेंगे, तो हम एक काम करेंगे, इसमें मिलने वाली सभी माउंटेन रेंजेस पढ़ लेंगे और इसमें मिलने वाले सभी छोटे छोटे प्लेटूज पढ़ लेंगे, है ना, एक एक करके। तो इस वजह से हम पूरा ही हमारा इस तरह तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलें शुरू करें। दिस इज द टिप ऑफ आइसबर्ग। आपको पता नहीं है टॉपिक कितना लंबा जाने वाला है, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे इंडियन पेनिनसुला की माउंटेन रेंजेस। व्हाट? माउंटेन रेंजेस। सबसे पहली ही हम लेंगे कौन सी? अरावली रेंज। ठीक है, सबसे पहली ही हम लेंगे अरावली रेंज। बार बार इंडिया बनाना पड़ता है। ये अरावली के पूरा भारत बनाने की क्या आवश्यकता है? वाह, एटलस लाए हैं सभी लोग? अपने एटलस में आप लोग गुजरात वाला मैप निकालिए। ऑक्सफोर्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी देख लीजिए अरावली कहाँ मिल रहा है। हम बात करें अरावलीज की, हम देखते हैं हमें एक ऐसे माउंटेन रेंज मिलते हैं जो गुजरात से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? दिल्ली तक जाते हैं। गुजरात से स्टार्ट होकर दिल्ली तक जाती है एक रेंज, वो रेंज है हमारी अरावली रेंज। अरे अरे, भारत खत्म हो गया, वापस जाइए गुजरात और वापस जाइए। हाँ ये है, तो ये अरावली दिख रहा है उसमें, सभी को दिख रहा है अरावली। अरे वो एटलस ले लिया, दैट्स ग्रेट, शानदार। एटलस, ये बहुत गलत बात है, आज मैं सिर्फ एक ही दे पाऊंगा क्योंकि एक मुझे खुद चाहिए। चलो लो पीछे दे दो। ये लो पीछे दे देना। आज आपके जोड़ीदार नहीं आए? अच्छा 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 अच्छा। एक तो मेरी भी गंदी आदत है, जैसे ट्रेन चल पड़ती है ना तो रुकती नहीं है, तो मेरी भी क्लास चल पड़ती है तो रुकती नहीं है। जनरली जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उन्हें आना चाहिए था। चलो कोशिश करेंगे इसको कभी रिपीट कर देंगे किसी बहाने। बाकी सभी लोग हैं यहाँ पे? ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अरावली देखेंगे हमको, ये इंटर स्टेट माउंटेन रेंज है। व्हाट इज इंटर स्टेट? एक से ज्यादा राज्यों में फैली हुई माउंटेन रेंज इंटर स्टेट कहलाती है। ये इंटर स्टेट माउंटेन रेंज है जो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तक जाती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। यूपीएससी इसी चीज को लेकर ना 2-3 क्वेश्चन बना चुका है कि which statement among the following statement regarding Aravali is true or false, ऐसे करके। तो इट इज अ इंटरस्टेट माउंटेन रेंज, इसका एरियल एक्सटेंशन इतने इतने राज्यों में फैला हुआ है, ये सब। तो ये नोट्स में नहीं होता, ये दिमाग में रखना चाहिए आपको, और उसके लिए एटलस के थ्रू अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो देखेंगे ये गुजरात से स्टार्ट होता है और हरियाणा तक जाता है। गुजरात में आप देखोगे काफी ब्रॉड है इसका एरिया, है ना, यानी इसका सदर्न टिप काफी ब्रॉड है, और नॉर्दर्न आते आते ये बेचारा घिस के फ्लैट हो जाता है। ऐसा क्यों है? देखिए, अरावली एक फोल्ड माउंटेन है जो कि बहुत बहुत समय पहले बना है, लगभग प्री कैम्ब्रियन समय के आसपास। ठीक है, जब यानी कि अर्थ पे लाइफ भी नहीं आई थी, उस समय हमारा अरावली बन चुका था। ठीक है, और ये फोल्ड माउंटेन है, जैसा कि आप हिमालय देखते हो सेम वैसे ही इसका निर्माण हुआ था। अब आप बोलोगे सर लेकिन यहाँ पे कोई फॉल्ट लाइन तो दिख नहीं रही है, प्लेट बाउंड्री वो नहीं दिख रही है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये है फोल्ड माउंटेन ही, आपको एज इट इज इसको याद रखना पड़ेगा। इट इज अ फोल्ड माउंटेन, ये सेम कंप्रेशन की वजह से बना है जैसे हिमालय बना होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आप हिमालय देख रहे हो इतना ऊंचा, किसी समय में ये बेचारा ये भी उतना ऊंचा था, लेकिन
हर किसी की लाइफ साइकिल होती है ना, पहले जो है बचपन आता है, फिर मैच्योरिटी आती है, फिर बाद में बुढ़ापा आता है। बिल्कुल ऐसे माउंटेन्स का भी है। माउंटेन्स जैसे ही सरफेस के ऊपर निकलना स्टार्ट होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस इनको घिसना शुरू कर देती हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा? रेन वाटर, विंड, रिवर वाटर, ये सभी कुछ जो है इसको घिसना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब ये यंग एज में होगा तो इसके अपलिफ्टमेंट की रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इरोजन। तो इरोजन बहुत नेग्लिजिबल है, अपलिफ्टमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। इस वजह से अपनी मैक्सिमम हाइट को टच करेगा, उसके बाद ये रुक जाएगा, और लेकिन इरोजन तो कंटिन्यू रहेगा, वो नहीं रुकेगा। तो धीमे धीमे फिर ये इसकी हाइट नीचे गिरना स्टार्ट होगी। तो ऐसे माउंटेन जो आप अपनी ओल्ड स्टेज में हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स द्वारा घिस के फ्लैट कर दिए गए हैं, ऐसे माउंटेन्स कहलाते हैं इरोजनल माउंटेन या रेलिक्ट माउंटेन, यानी बचे हुए माउंटेन, है ना। तो ये एक रेलिक्ट माउंटेन या इरोजनल माउंटेन का उदाहरण है अरावली, है ना। स्टार्टिंग में ये उतना, इवन हिमालय से भी ऊंचा था ये, नहीं समझ में आया? आज की तारीख में ये इसकी एवरेज एलिवेशन लगभग 600 से 450 मीटर है। 600 मीटर का कुछ ज़्यादा नहीं होता है। इनफैक्ट आपको माउंटेन बोलने के लिए 1000 मीटर से ऊपर हाइट होनी चाहिए। तो रेयर है कि इसमें कोई 1000 मीटर से ऊपर माउंटेन पीक मिल जाए, ज़्यादातर जो है 600 और उससे नीचे ही है। गुरु शिखर मैंने बोला ना कि रेयर है। हाँ, अभी पढ़ा रहे हैं, सब आ रहा है, ठीक है। अरे तो वंस अ माउंटेन ऑलवेज अ माउंटेन। हाँ, घिस के फ्लैट हो गए तो क्या आप मैदान थोड़ी कहलाओगे आप, माउंटेन तो नाम रहेगा आपका, है ना, है ना। आप देखेंगे गुजरात ये लगभग कितनी डिस्टेंस पे फैला हुआ है? ये लगभग लगभग आपका 800 किलोमीटर लंबाई के लिए फैला हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप देखोगे ये गुजरात से स्टार्ट होता है और अजमेर, अजमेर तक, गुजरात से लेकर अजमेर तक, ये अजमेर शहर है राजस्थान में, अजमेर तक ये कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज के रूप में जाता है। अजमेर के बाद ये इतना कॉन्टिन्यूस नहीं है, इनफैक्ट ये कुछ पहाड़ियों के ढेर के रूप में मिलता है। अजमेर के बाद जैसे ये हर्षनाथ की पहाड़ियां, हर्षनाथ हिल्स, ये है रायसेना हिल्स, और ये जो रायसेना हिल्स हैं आपके एमपीपीएससी मेंस में आया था, ठीक है। कहां पर है ये? दिल्ली में जो अरावली का एक्सटेंट पाया जाता है उनको रायसेना हिल्स बोलते हैं, ठीक है। अजमेर और उसके ऊपर जो मिल रहा है आपको वो हर्षनाथ हिल्स बोलते हैं। यहाँ पे आपका उदयपुर है, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ मिल रही हैं इसको जरगा हिल्स बोलते हैं। इस तरह से कुछ ये माउंटेन हिल्स के रूप में पाया जाता है, ठीक है। यही आप देखोगे राजस्थान का एक जिला है सिरोही, ठीक है। यहां पर आपको आबू हिल्स मिलती हैं, आबू हिल्स। आबू हिल्स इज अ पार्ट ऑफ अरावली, ठीक है। आबू हिल्स में ही आपको एक सबसे ऊंची पीक मिलेगी, नाम है उसका, बोलो, गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है। इसकी हाइट है बच्चों 1732 मीटर्स। अरावली की सबसे ऊंची पीक है ये, ठीक है। इनफैक्ट ना सिर्फ अरावली की, आप पूरे ही सेंट्रल इंडिया में देखोगे काफी सारे माउंटेन रेंजेस मिलेंगी, विंध्यन, कैमूर वगैरह, है ना, राजमहल हिल्स वगैरह। उन सभी माउंटेन में यदि कंपेयर कर लो तो सबसे ऊंची पीक गुरु शिखर ही निकल के आती है। सेंट्रल इंडिया की सबसे ऊंची पीक है ये गुरु शिखर पीक, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये अरावली हुआ।
अब इसको लिख लेते हैं मेरे हिसाब से। ओके, फिर से रिपीट करेंगे मैं जो पूछता जा रहा हूं। अरावली इज अ फोल्ड, मैंने खुद ही आंसर कर दिया, अरावली इज अ फोल्ड माउंटेन। ठीक है, कब बना था ये? प्री कैम्ब्रियन समय में। ठीक है, ये आज किस रूप में देखने को मिलता है? रेलिक्ट माउंटेन के रूप में। ये गुजरात से लेकर अजमेर तक ही कॉन्टिन्यूस है, उसके बाद ये ग्रुप ऑफ हिल्स के रूप में देखने को मिलता है, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में। तो उसमें राजस्थान में कौन सी मिलती हैं? हर्षनाथ की पहाड़ियां। आपके हरियाणा में कौन सी मिलती हैं? रायसेना हिल्स। हरियाणा उसी का पार्ट है दिल्ली, तो रायसेना हिल्स दिल्ली में मिलेगा। ऐसे ही उदयपुर में कौन सी हिल्स हैं? जरगा हिल्स। ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी हिल्स में पाई जाती है? आबू हिल्स में। आबू हिल्स का पार्ट है वो, उसी में है पीक आपकी गुरु शिखर पीक। कितनी हाइट है उसकी? 1732 मीटर्स। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली एज वेल एज सेंट्रल इंडिया। अच्छा, अरावली, ये तो हमने पढ़ लिया ये अरावली में क्या क्या फैक्चुअल्स चीजें हैं। इसका इंपॉर्टेंस यदि आप देखोगे ना, तो यहाँ पर ना आपको एंशियंट रॉक्स मिलती हैं, जिसमें से इग्नियस रॉक्स भी हैं। इस वजह से यहाँ पर मेटालिक मिनरल्स बहुत मिलते हैं, जैसे कॉपर हो गया, चांदी हो गया, जिंक, टिन वगैरह काफ़ी मिलता है राजस्थान में। और वो सब राजस्थान में जितने मिनरल्स मिल रहे हैं वो सभी अलोंग अरावली मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ जब आप मॉनसून पढ़ोगे ना, तो मॉनसून में घटना होती है, जो इंडियन पेनिसुला है हमारा, ये ऐसे मॉनसून जब आता है, ये ऐसे साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट दिशा में आता है ना। अभी के लिए समझ लो ऐसे विंड्स आती हैं जिनमें बहुत सारा मॉइस्चर है, और जहां जहां पर माउंटेन मिलेगा उनसे टकरा के वर्षा कराएंगी। तो ये दो भागों में बढ़ जाती हैं, एक ब्रांच चली जाती है बे ऑफ बंगाल में और एक अरेबियन सी में। तो वो पूरे वेस्टर्न घाट से टकराती हैं और पर्याप्त वर्षा कराती हैं। इंडिया का हाईएस्ट रेनफॉल रीजन ना, एक तो वो मेघालय प्लेटू है, दूसरा दूसरा अपना ये वेस्टर्न घाट है। यही मॉइस्चर से लदी हुई विंड्स, इनको यहां भी वर्षा करानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दुर्भाग्य से अरावली का ओरिएंटेशन और विंड की डायरेक्शन एकदम समान है। इस वजह से मॉनसूनल विंड्स इसके पैरेलल निकल जाती हैं। ये उनको रोक नहीं पाता है। रोक ना पाने के कारण इतनी ज्यादा मॉइस्चर होने के कारण भी, मतलब बादल ऊपर से निकल जाते हैं, वर्षा नहीं होती है राजस्थान में। थोड़ी बहुत जो देखने को मिलती है वो अरावली के ईस्ट में ही मिलती है, वेस्ट में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका ओरिएंटेशन पैरेलल है मॉनसूनल विंड्स के। ठीक, लेकिन ये जो डायग्राम देख पा रहे होगे आप, मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया था। ये आप देख पा रहे हैं, इसका सदर्न टिप कितना ब्रॉड है। यही कारण है कि जब मॉनसूनल विंड्स इससे टकराती हैं तो इस सेक्शन में पर्याप्त वर्षा कराती हैं। वहीं रेस्ट ऑफ द अरावली देखोगे तो वहां वर्षा नाम की चीज नहीं है। ठीक है, यही कारण है। यहां पर ये आपको माउंट आबू दिख रहा है, टूरिस्ट प्लेस। आप वहां जाके देखोगे तो आपको फील भी नहीं होगा कि आप राजस्थान में हो। अलग ही आपको जो है ऐसा फीलिंग आएगी हिमाचल प्रदेश जैसी। इतना सुंदर, इतना प्यारा क्लाइमेट है। ऑल थैंक्स टू ओरिएंटेशन। मॉनसून में वर्षा होती है, प्लस थोड़ा सा हाई एलिवेटेड लैंड है, तो क्लाइमेट ठंडा रहता है। ठीक है, चलो अब इसको लिख लेते हैं। डायग्राम सभी ने बनाया? अरे डायग्राम क्यों बना लिया आप लोगों ने? पहले तो हम हेडिंग डालेंगे ना, पेनिनसुलर प्लेटू, और उसमें डायग्राम ये बनेगा। यस, हेडिंग है पेनिनसुलर प्लेटू और डायग्राम ये वाला बनेगा उसमें। क्या बात है, एकदम जो है गियर चेंज किया, अरावली से सीधा। सही है, अच्छा है।
लिखिए, अगला हमारा फिजिकल सेक्शन है पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू हो गया। हेडिंग है पेनिनसुलर प्लेटू, लिखेंगे with 16 lakh kilometer square area, with 16 lakh kilometer square area, Peninsular Plateau is largest Peninsular Plateau is largest section of largest physical section of sorry, largest physical section of India. ठीक है, it is the ancient landmass, it is the ancient landmass of world and the most stable of world and the most stable and the most stable landmass of India. लिखेंगे, it majorly consists of, it majorly consists of, नेक्स्ट लाइन में लिखना था ये, it majorly consists of Archean, Archean की स्पेलिंग, Archean, Archean ग्रेनाइट नीस, नीस की स्पेलिंग लिख दी आपके सामने, ग्रेनाइट आप लिख ही लोगे, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एंड नीस रॉक्स, एंड नीस रॉक्स, therefore, therefore rich in metallic, rich in metallic as well as non-metallic minerals. ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे, सब हेडिंग है शेप, इसका शेप कैसा है, सब हेडिंग टाइप की डालो, शेप डैश करके लिखो, इट इज ए इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप्ड प्लेटू, इन्वर्टेड माने उल्टा, inverted triangular shaped plateau triangular shaped plateau whose western and eastern limit is formed by Western Ghat, Western Ghat and Eastern Ghat, Western Ghat and Eastern Ghat respectively. Next point लिखना, northern limit of peninsula peninsular plateau, northern limit of peninsular plateau, northern limit of peninsular plateau, अच्छा, is rather obscure, obscure माने धुंधला, is rather obscure and ill defined
फुल स्टॉप, लिखेंगे कंटिन्यूस। अरावली मेक्स नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री, नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में ही है ना, अरावली मेक्स नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री, while Rajmahal Hills makes north eastern boundary. Aravali makes north western boundary, while Rajmahal makes north eastern boundary. Full stop, लिखेंगे। whereas मध्य भारत प्लेटू, लिख लो उसको हिंदी में ही, मध्य भारत प्लेटू, कॉमा बुंदेलखंड प्लेटू, कॉमा कैमूर हिल्स, कैमूर हिल्स एंड छोटा नागपुर प्लेटू defines the northern boundary of peninsular plateau. हो गया, ठीक है। अगला लिख लोगे स्लोप, सब हेडिंग है स्लोप। हाँ जी बच्चों, आप मुझे बताएंगे पेनिनसुलर प्लेटू का स्लोप किस तरफ है? आप किसी जमीन का स्लोप कैसे पता करते हो? इंची टेप लेके, है ना, पूरा मेजर। अरे रिवर के फ्लो से बता देते हो ना आप, क्योंकि जहां जिस तरफ स्लोप होगा नदी वहीं तो बह रही होगी, उल्टा तो कभी चलेगी नहीं वो, है ना। तो सभी नदियां आप किस तरफ बहता हुआ देखते हो? वेस्ट टू ईस्ट। और ये डायग्राम भी मैंने देखो ऐसे ही बनाया था, ये जानबूझ के बनाया था, ऐसा नहीं है कि मतलब मार्कर जो है हिल गया हो। तो ये दिखा रहा है ये स्लोप वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन क्या पूरे ही क्षेत्र में वेस्ट टू ईस्ट भाग रही नदियां? अच्छा रुक जाइए, पूरा वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, लेकिन इसका नॉर्दर्न सेक्शन देखोगे, यहां पर नदियां किस डायरेक्शन में जा रही हैं? नॉर्थ में। जैसे कि चंबल, बेतवा, है ना, सोन, केन, धसान, टोंस, सभी नॉर्थ में भाग रही है ना, रिहंद, ये सभी नॉर्थ में तो भागती हैं। बाकी इसके अलावा पूरा देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द पेनिनसुला, यहाँ इसका स्लोप ईस्ट की तरफ है। तो आप स्लोप क्या लिखोगे कि इसके नॉर्दर्न पार्ट को छोड़ दिया जाए तो जितना मेजॉरिटी ऑफ सदर्न पार्ट है इसकी पूरा स्लोप किस तरफ है? ईस्ट की तरफ, जो कि हम किससे पता करते हैं? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर्स, है ना। नॉर्दर्न वेयर एज उसका स्लोप नॉर्थ की तरफ है, जो किससे पता पड़ता है? चंबल, बेतवा, धसान आदि नदियों के डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। तो दो तरफ देखा हमने, नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ। लेकिन यहां पे दो एक्सेप्शन है, दो नदियां पाई जाती हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं। ये यूपीएससी में खैर क्या आएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में आ गया था एंड आई वाज शॉक्ड कि एक साल प्री में आया, अगले ही साल मेंस में वो जो 3 मार्कर है उसमें आया। ठीक है, तो एक्चुअली जो 3 मार्कर्स होते हैं आपके, वो कुछ और नहीं होते, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं, बस आपको लिख के दिखाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि पेनिनसुलर, मेरे साथ क्यों होता है ऐसा, पेनिनसुलर प्लेटू की उन दो नदियों के नाम बताओ जो वेस्ट की तरफ बहती हैं। आंसर इज नर्मदा एंड तापी, ठीक है। तो इसका मतलब सेंट्रल पार्ट का स्लोप वेस्ट की तरफ है क्या? नहीं, पूरे ही लैंडमास का स्लोप ईस्ट की तरफ है। ये दोनों बस रिफ्ट वैली में बहती हैं,
और उस रिफ्ट वैली का स्लोप है वेस्ट की तरफ, इसलिए पानी हमको वेस्ट की तरफ जाता हुआ दिखता है, अन्यथा ऊपर से स्लोप तो पूरा ईस्ट की तरफ ही है। सर ये रिफ्ट वैली क्या होता है पूछेंगे, है ना, ऐसे बिना पूछे आगे नहीं बढ़ना है। रिफ्ट वैली क्या होता है? आपके घर में आपने नालियां, अब तो खैर क्या खुली नालियां तो अब तो होती नहीं है ना, पहले हुआ करती थी। तो रिफ्ट वैली आप मान लीजिए एक डिप्रेशन वाला इलाका है जो कि सकरा है लेकिन लंबा है, जैसे नाली होती है ना, देखा है ना, डिप्रेशन यानी वो उसमें पानी भर सकता है ना, और वो लंबी होती है। सिंपल ऐसी ही आकृति, ऐसा ही डिप्रेशन यदि कहीं मिल रहा है तो उसको रिफ्ट वैली कहते हैं। वो बनता कैसे है? वो या तो कंप्रेशन की वजह से बनेगा या टेंशन की वजह से बनेगा। कैसे देखो, मतलब ये फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने लगे हम लोग। ये बच्चों में साइड व्यू देख रहा हूं, साइड व्यू है ना, जैसे कि यदि ये कोई हमारी अर्थ क्रस्ट है तो ये टॉप व्यू हुआ, और यदि मैं यहां से देखूं, मतलब ये टॉप व्यू हुआ, यहां से देखूं साइड व्यू, तो हम साइड व्यू देख रहे हैं। इसमें अब कंप्रेशन लगेगा या टेंशन होगा, दोनों ही केस में हम देखेंगे। अभी लेते हैं कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन की वजह से यहां पर दो फ्रैक्चर आ सकते हैं, हाँ ठीक है, दो फ्रैक्चर आ सकते हैं, जिस वजह से क्या होगा, ये बीच का लैंड मास हो सकता है नीचे गिर पड़े, ये फ्रैक्चर आया है ना, हो सकता है ये कंप्रेशन बढ़ रहा है, बीच का लैंड मास नीचे धंस जाए, या ये आसपास के लैंड मास ये ऊपर उठ जाए। दोनों ही केस में आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? आपको ये देखने को मिलेगा इस तरह से, दिख रहा है ना। अब ये ऑब्वियसली जहां जहां तक ये पूरा एक्सटेंडेड होगा, ये पूरी जो है डिप्रेशन या जो नाली टाइप की है वो वहां तक जाएगी ना, इसी को रिफ्ट वैली कहते हैं। इसको रिफ्ट वैली कहते हैं, जो एक आपकी लंबी और सकरी डिप्रेशन वाला क्षेत्र है, वो हमारा रिफ्ट वैली कहलाता है। सेम कहानी है, यदि मान लीजिए यहां पे टेंशन लग रहा होता ये इस तरीके से टेंशन लग रहा होता तो भी हो सकता है यहां पे फ्रैक्चर आता दो जगह, और इस केस में जनरली क्या होता है, ये स्टेबल रहते हैं, नीचे वाला पोर्शन बीच वाला पोर्शन नीचे गिर जाता है, नीचे सबडक्ट हो जाता है, तो आकृति सेम ऐसी ही बनेगी। है ना, ये आपकी क्या बनी, रिफ्ट वैली, है ना। रिफ्ट वैली समझ में आ रहा है आपको? ओके, यहां पे कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान ले लो आप, जो भी अभी ये रिफ्ट वैली के साइड के जो किनारे खड़े हुए हैं इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने का थोड़ा साइड इफेक्ट ये रहता है कि अगर फिजिकल ज्योग्राफी ना पढ़ाई जाए तो उतनी चीजें समझ में नहीं आती। देखो माउंटेन ना कई प्रकार के हो सकते हैं, यदि कंप्रेशन की वजह से सेडिमेंट फोल्ड होके ऊपर आ जाए तो वो होता है फोल्ड माउंटेन, और इस तरीके से फ्रैक्चरिंग हो और कोई दीवार हमको खड़ी दिखाई देने लगे तो वो होता है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। अब ये रिफ्ट वैली मैंने कहा सकरी है, इतनी भी सकरी नहीं है कि मतलब पता पड़ा हमारा पैर नहीं जा पा रहा है सर, अरे भैया पूरा का पूरा इंसान खड़ा हो सकता है, एक दो नहीं, हजार दो हजार सब, ठीक है। और जब यहां से कोई खड़े होकर देखेगा तो उसको ये खड़ी दीवार जैसी दिखेगी ना, उसको क्या पता कि वो उसको क्या बोलेगा, ब्लॉक माउंटेन। उसे क्या पता कि कोई ब्लॉक माउंटेन नहीं है, वो एक किनारा है प्लेट का, ठीक है। कैसे बन सकते हैं ब्लॉक माउंटेन? एक तो रिफ्ट वैली के दौरान जो किनारे हैं वो मुझे ब्लॉक माउंटेन दिखते हैं। सिमिलरली ये मैं फिर से केस बनाता हूं, ये कंप्रेशन हो रहा है, यहां पर फॉल्टिंग हुई और बीच का पोर्शन ऊपर निकल के आ गया, है ना, तो ये रहा। ठीक है, आप देख रहे हो ये पोर्शन ऊपर उठ गया कंप्रेशन की वजह से, डेली लाइफ में हम करते भी हैं, चेहरे पे फुंसी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, दोनों ओर से कंप्रेशन लगाते हैं, बीच का लैंड मास बाहर आ जाता है
बॉयज को तो मजा आता है, लड़कियों के मुंह से छी निकलता है। वो हाथ नहीं लगाते हैं पिंपल्स को। चलो, तो अब ये देखो, यहां से खड़े इंसान को ये खड़ी दीवार जैसा दिखेगा, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन कैटेगरी, है ना। बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो ब्लॉक माउंटेन का मतलब सिर्फ इसी को समझते हैं, है ना। नहीं भैया, ब्लॉक माउंटेन सिर्फ ये नहीं है, रिफ्ट वैली के दोनों ओर के किनारे ये भी ब्लॉक माउंटेन ही है, ठीक है। तो एक सीधी, लगभग सीधी खड़ी दीवार, आप उसको ब्लॉक माउंटेन कह सकते हो। मतलब अब ऐसे घर की दीवारों को ब्लॉक माउंटेन कहना शुरू मत कर देना, सर हमारे इस तरफ का ब्लॉक माउंटेन उस ऐसे ही बार मैं टाइड से नैब पढ़ा रहा था, एक बच्चा तो जिद पकड़ गया कि सर हमारे पानी की टंकी में टाइड क्यों नहीं आता है, उसमें ऐब क्यों नहीं आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके ब्लॉक माउंटेन है। तो भैया नर्मदा आपकी क्या है, एक रिफ्ट वैली में बहती है, जिस वजह से उस रिफ्ट वैली का स्लोप वेस्ट की तरफ है। अब आप देख रहे हो ये जो लैंडमास है, भले ही इनका स्लोप किसी भी तरफ हो, इसमें भरा पानी किस तरफ बहेगा? रिफ्ट वैली का स्लोप जिस तरफ है उस तरफ बहेगा, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं पूरे लैंडमास का स्लोप ईस्ट की तरफ है, लेकिन यहां ये दो रिफ्ट वैली बनी है और इन रिफ्ट वैलियों का स्लोप वेस्ट की तरफ है, तो उसमें जितना भी पानी है वो वेस्ट की तरफ बहेगा, नेचुरल सी बात है ना। तो नर्मदा ताप्ती पेनिनसुलर प्लेटू की दो ऐसी मेजर नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं, अन्यथा सारी की सारी मेजर नदियां, माइनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, छोटी छोटी तो बहुत सारी हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं, मेजर की बात करें सभी मेजर नदियां ईस्ट की तरफ जा रही हैं। इसका कारण है कि ये रिफ्ट वैली में बहती हैं और उस रिफ्ट वैली का स्लोप वेस्ट की तरफ है, इसलिए ये वेस्ट की तरफ जाती हैं, ठीक है। यहां से दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये हो गया नर्मदा ताप्ती, एक और क्वेश्चन आता है भारत की उन दो नदियों के नाम बताइए जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। आंसर इज नर्मदा एंड ताप्ती। क्यों नहीं बनाती हैं? हर चीज का आंसर रिफ्ट वैली। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। देखो, आपको डेल्टा पढ़ाते आ रहे हैं, आपको बताया था रिवर अपने माउथ पे सेडिमेंट डिपॉजिट करती है ना। बार बार डायग्राम नहीं बनाते, है ना। रिवर जैसे ही अपने किसी बेस लेवल यानी किसी समुद्र वगैरह में मिल रही होती है, तो अपने माउथ पे वो फाइन सेडिमेंट डिपॉजिट करती है, जिससे डेल्टा बनता है। लेकिन यदि रिवर मान लो किसी ऊंचाई से गिरे, तो आपको लगता है कि उसकी स्पीड कम होगी, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, इस वजह से डिपोजिशन वर्क नहीं होगा, तो कभी भी डेल्टा नहीं बनेगा। ये जो एस्चुरीज हैं आपकी, लगभग यही केस बनता है यहाँ पे, रिफ्ट वैली में से सीधा गिरती है वो अरेबियन सी में, इस वजह से एस्चुरी में बहने के कारण, मतलब इसके मुहाने पर एस्चुरी होने के कारण यहाँ कोई डेल्टा नहीं बनता है, ठीक है। आगे चले, हम लोग क्या लिख रहे थे, लिखते लिखते फिर स्लोप, हाँ हाँ हाँ, चलो माही भी ले सकते हैं। माही स्टार्टिंग में नॉर्थ की तरफ बहती है, फिर रेस्ट ऑफ द टाइम वो साउथ वेस्ट की तरफ बहती है, और कभी भी जो है सी में नहीं पहुंच पाती है, इसलिए मैंने मेजर रिवर बोला है। नहीं ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही था, माही भी, माही परफेक्टली वेस्ट की तरफ नहीं है ना, वो स्टार्टिंग में नॉर्थ वेस्ट फिर साउथ वेस्ट। स्लोप लिखेंगे, जनरल स्लोप ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, जनरल जनरल, जंगल नहीं, जनरल, सामान्य, जनरल, जनरल स्लोप ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू is towards east, is towards east, while the slope of northern section, while the slope of northern section is towards north, northern section is towards north. This is full stop. This is evident from, this is evident from the direction of flow of, the direction of, from the direction of flow of rivers, flow of rivers, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे नर्मदा एंड तापी,
Narmada and Tapi are two major rivers which flows in western direction. Which flows in western direction. This is because they flow in Rift Valley. They flow in Rift Valley. अच्छा बच्चों, ये रिफ्ट वैली बनी कैसे होगी? वो रिफ्ट वैली में बहती हैं ये समझ में आता है, लेकिन ये रिफ्ट वैली बनी कैसी? अभी नदी की बात नहीं कर रहे हैं ये नदी। अरे जब बोला ना टेंशन और कंप्रेशन की वजह से बनती हैं, नदियां कैसे बना लेंगी रिफ्ट वैली, है ना? इनफैक्ट रिफ्ट वैली बनने के बाद जब आसपास का पानी इसमें गिरेगा, कलेक्ट होगा, तब नदी का निर्माण होगा। तो ये रिफ्ट वैली कैसे बनी होगी? नर्मदा और तापी की बात कर। अफ्रीका से अलग होने के कारण, और बोलो। देखो, जब ना ये आपका अफ्रीका यदि मैं बनाऊं, यहाँ इंडियन लैंड मास लगा हुआ था ऐसे अटैच, ये चल चल पड़ा किस तरफ? एशिया की तरफ, है ना? ये अरेबियन पेनिनसुला बनाया हुआ है एशिया की तरफ। जब ये चल रहा था ऐसे इस तरफ, तो इसके सभी पार्ट की स्पीड एक जैसी नहीं थी, है ना? नॉर्दर्न पार्ट पता पड़ा थोड़ा तेजी से भाग रहा है, सदर्न पार्ट उतना तेजी से नहीं भाग पा रहा है, बाद में सदर्न पार्ट ज़्यादा धक्का लगा रहा है, नॉर्दर्न पार्ट की स्पीड स्लो है। जैसे मान लो कि आप चल रहे हो, आपके पैर आगे आगे जा रहे हैं, आप पीछे छूट गए। तो इस तरीके से इसके डिफरेंशियल स्पीड की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर ना टेंशन पड़ा और ये दो फ्रैक्चर हो गए, दो रिफ्ट वैली बनी टेंशन की वजह से। बहुत से किताबों में या बहुत से शिक्षक पढ़ा देते हैं कि जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, इस जब कंप्रेशन लग रहा था, तो उस कंप्रेशन की वजह से यहाँ पे दो फॉल्ट आ गए। कंप्रेशन की वजह से नहीं आए हैं, जब वो यात्रा चल रही थी ना, उसी दौरान जो है टेंशन की वजह से दो क्रैक आ गए थे, इसमें दो रिफ्ट वैली बन गई थी, है ना? हो सकता है ऐसा हुआ होगा, नॉर्दर्न पार्ट ज़्यादा तेज भागा होगा, तो यहाँ पर टेंशन जनरेट हुई और रिफ्ट वैली बन गई। सिमिलरली ऐसे ही, हाँ हाँ, हर जगह। मैंने आपको जब पढ़ाया था ना, कहा था प्लेट टेक्टोनिक के आने के बाद सबकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, कोई थ्योरी काम नहीं करते। हाँ, यहीं पे देख लो, अभी हम लोग माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे ना, अरावली पढ़ लिया, फिर हम आपको पढ़ाएंगे विंध्य, और विंध्य के बाद सतपुड़ा। तो भैया ये इतना पूरा मालवा सेक्शन है, ये पूरा पूरा का पूरा मालवा। आप देख रहे हो नर्मदा के नॉर्थ में क्या रखा हुआ है? मालवा, है ना? तो एग्जैक्टली विंध्य कोई माउंटेन रेंज नहीं है, वो मालवा का किनारा है। समझे आप? वो मालवा का किनारा है जो हमको माउंटेन की जैसा दिखता है, ठीक है? और सतपुड़ा भी कोई माउंटेन रेंज नहीं है, वो इस रिफ्ट वैली का सदर्न किनारा है जो आपको सतपुड़ा माउंटेन जैसा दिखता है। हाँ, मालवा प्लेटू है। हाँ, ठीक है, ये सब चीजें आगे डिस्कस करेंगे अभी। हाँ, वही वही वही। अच्छा, अभी एमपी जी के नहीं हुआ है आप लोगों का? चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। जल्दी लिखते हैं, आज बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया आज। कहाँ तक आ गए थे हम लोग? दे फ्लो इन रिफ्ट वैली, ठीक है? यहीं पे एक पॉइंट लिख लो, हालांकि उसका कोई लॉजिक नहीं है लिखने का, लिख लो फिर भी। नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड तापी आर exceptionally exceptionally two major rivers, exceptionally two major rivers which do not forms delta, which do not form delta, do not form delta because they form estuarine delta, they form estuarine delta। ये रहा एस्चुराइन, ESTURINE, एस्चुराइन डेल्टा।
ब्रैकेट में लिख लेना, कहने का मतलब दे फॉर्म एस्चुरी, 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 एस्चुरी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, है ना, हो गया। अगला लिखेंगे आप, there are several, there are several mountain ranges and plateaus, there are several mountain ranges and plateaus on peninsular plateau, on peninsular plateau, on peninsular plateau। ठीक है, अब इसमें पहली हेडिंग डालिए, माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। हेडिंग है माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। कितने माउंटेन पढ़ने पड़ेंगे हमको यहाँ पे? अरावली, विंध्य, विंध्य पढ़ोगे तो ये भनरर और कैमूर भी पढ़ लोगे। उसके बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा, और सतपुड़ा के बाद अजंता, और ये आपकी हर्षनाथ, अरे मैं भूल क्यों रहा हूँ यार, ये बालाघाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सारी रेंजेस पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक एक करके। पहली है हमारी अरावली रेंज, हेडिंग डालो अरावली रेंज, और उसमें ये डायग्राम बनाओ जल्दी से, ये वाला डायग्राम बनेगा, अरावली रेंज। मोबाइल चलाने से अच्छा है हम डायग्राम बना लें। बन गया डायग्राम? अच्छा, ये क्या चीज, अच्छा ये आपका है, मुझे लगा अटेंडेंस रजिस्टर है। बन गया। अरे ये विंड डायरेक्शन मत बना देना, ये रेनफॉल वाला, ये विंड डायरेक्शन बना दिया क्या? अच्छा पेंसिल से बना रहे हैं, बता दो। ठीक है, हो गया। लिखिए इसमें, अच्छा ये अटेंडेंस टाइम, ठीक है भैया, सब लोग एंट्री करो।
है, लिखेंगे इसमें। हाँ, लिखिए अरावली इज ए इंटरस्टेट माउंटेन रेंज। अरावली इज ए इंटरस्टेट माउंटेन रेंज। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या आप लोग अपने नाम की स्टिकर माथे पे लगा लिया करें जब तक मैं बैठा हुआ। अरावली इज ए इंटरस्टेट माउंटेन रेंज, हाँ, which is extended in Gujarat, राजस्थान एंड हरियाणा। हरियाणा के ब्रैकेट में दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, अरावली रन्स इन अरावली रन्स इन runs in northeast to southwest direction for about 800 kilometers, है ना। लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अरावली इज ए फोल्ड माउंटेन which was created in Precambrian period। ठीक है, फुल स्टॉप। अरावली, कंटिन्यू लिखेंगे आप, कंटिन्यू। अरावली is among oldest mountain range on earth, oldest mountain range on earth, oldest mountain range on earth, therefore have gone through extensive erosion and now Aravali is an example of relict mountain range। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, अरावली इज सो मच इरोडेड, इतना इरोडेड है कि दिल्ली में तो उसके ऊपर फ्लैट बनाए जा रहे हैं, लोग अब मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। Aravali is so much eroded that it runs in a form of continuous mountain range only between गांधीनगर, कहाँ है गांधीनगर, गुजरात, गांधीनगर ब्रैकेट गुजरात, बिटवीन गांधीनगर ब्रैकेट गुजरात टू अलवर, हाँ, अलवर इज इन राजस्थान। फुल स्टॉप। बियॉन्ड अलवर it runs in the form of
runs in the form of isolated isolated low laying कम हाइट वाले low lying isolated low lying group of hills. नेक्स्ट लाइन से लिखना, अरावली हिल्स आर नोन, नेक्स्ट लाइन बोला था मैंने, अरावली हिल्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स at different places. At different places. डैश करके लिख लो बच्चों, आपकी रायसेना हिल्स, रायसेना हिल्स डैश करके इन दिल्ली हरियाणा, अगला है हर्षनाथ हिल्स डैश करके अलवर, हर्षनाथ डैश करके अलवर। फिर है जरगा, JARGA, जारगा हिल्स डैश करके उदयपुर। फिर है आबू हिल्स कहां पे, सिरोही जिला है राजस्थान का, आबू हिल्स सिरोही है ना, ये सभी इसके लोकल नाम है। ठीक, नेक्स्ट सिरोही राजस्थान, सिरोही। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, गुरु शिखर पीक ब्रैकेट में 1732 मीटर, बेटा 1722 है वो, 32 नहीं है, यस 1722 मीटर। गुरु शिखर पीक 1722 मीटर is highest peak of Aravali, है ना। कंटिन्यू लिखेंगे, it is situated in Abu Hills। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे क्या था, गुरु शिखर is not only highest peak of Aravali but also of Central India. Central India। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, orientation of Aravali is such that, पहले लिखा चुके हैं इसका ओरिएंटेशन, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट इस दिशा में है ये, ठीक है ना। ओरिएंटेशन ऑफ अरावली इज सच दैट monsoonal winds blows parallel to it, therefore cause no rainfall,
therefore cause no rainfall. However, continue लिखो, however, the southern tip of Aravali, the southern tip of Aravali is sufficiently broad, is sufficiently broad and works as orographic barrier, oro orographic orographic barrier, barrier orographic barrier, orographic barrier, thus causes plenty of rainfall. Full stop. Here itself lies the famous tourist place of Rajasthan, that is, क्या नाम है उसका, माउंट आबू, है ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंशियंट igneous rocks, due to presence of ancient igneous rocks, Aravali region is rich in metallic as well as non-metallic minerals. For example, भैया राजस्थान की उस खदान का नाम बताओ. पहली बात तो किस चीज की खदान है और वो एंशियंट समय से फेमस है. कॉपर की खेतड़ी माइन, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के समय से फेमस है वो. अब हालांकि हमने खोद के पूरा कॉपर निकाल दिया है उसका. सिर्फ इंडस्ट्रीज रह गई हैं. अब वो लोग ज़्यादातर जो रॉ कॉपर जो है इंपोर्ट करते हैं अगल बगल के स्टेट से. लिखेंगे इसमें फॉर एग्जाम्पल कॉपर, जिंक, सिल्वर, लीड जिसको बोलते हो आप, लीड, एस्बेस्टस एंड माइका. इमोशनल मत हो जाना. माइका मिनरल का नाम लिया जा रहा है, ठीक है. कुछ रिवर्स के नाम लिख लें. अरावली के वेस्ट में किसी इंपॉर्टेंट रिवर का नाम बताओ. ये अजमेर से निकल रही है आपकी प्यारी नदी, नाम बताओ. लूनी, बिल्कुल सही जवाब. लेकिन लूनी बेचारी समुद्र का मुंह नहीं देख पाएगी. वो कच्छ के रन ऑफ कच्छ में सूख के भगवान को प्यारी हो जाएगी. लूनी इज द लॉन्गेस्ट इनलैंड ड्रेनेज रिवर ऑफ इंडिया. इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है? अरे नहीं, नीचे कैसे बहेगी, मिट्टी के नीचे. इनलैंड ड्रेनेज होता है जो नदियां अपने रास्ते में ही सूख के खत्म हो जाती हैं, वो किसी समुद्र या किसी झील में नहीं गिर पाती हैं, वो इनलैंड ड्रेनेज रिवर कहलाती हैं. तो हमारी लूनी इज एन एग्जांपल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज. ईस्ट में कुछ नदियों के नाम बताओ. बनास, मेज, है ना, ये दोनों ही कहाँ गिरती हैं? चंबल में गिरेंगी. चंबल का पानी यमुना में जाएगा, यमुना से गंगा में जाएगा, गंगा से बे ऑफ बंगाल में जाएगा.
खैर वो सब कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ 2-3 नदियों के नाम लिखेंगे, लूनी, मेज और बनास, है ना। बाय द वे इसके सदर्न टिप से भी एक इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है, जिस नदी के किनारे गांधी जी का आश्रम था, साबरमती, है ना। तो चलो ये 4 नाम लिख लेते हैं। लिखो इसमें लूनी रिवर, लूनी रिवर rises from western slope, rises from western slope of Aravali near Ajmer, while Banas and Maize are, मेज MEZ, मक्के वाला मत लिख देना मेज, मेज मक्का भुट्टा, अरे उसकी मना कर रहा हूं, मेज ये वाला लिखना है, मक्का मत लिख देना। क्या लिखा था हमने? While maize and banas are important east flowing rivers, originating from Aravali. लास्ट लाइन लिखना, सिमिलरली साबरमती, वैसे सदर्न मार्जिन से तो बहुत निकलती हैं, लेकिन एक साबरमती लिख लेते हैं, बहुत है। सिमिलरली साबरमती rises from southern tip of साबरमती का जो उद्गम होता है 2 नाम से होता है, 2 धाराएं निकलती हैं, एक साबर और एक हथमती। तो साबर का साबर लिया और हथमती का मती लिया, और गुजरात में आके मिलती हैं तो साबरमती हो जाती है वो, ठीक है। क्या लिखा था? सिमिलरली, हाँ, साबरमती राइजेस फ्रॉम सदर्न टिप ऑफ अरावली एंड फ्लोज टुवर्ड्स, वेट रुको, and flows in southward direction towards बताएंगे बच्चा लोग ये कौन सी बे है, कौन सी खाड़ी है, ये इसका नाम बताओ जल्दी से। खंबात, कैम्बे, है ना, गल्फ ऑफ खंबात, फ्लोज टुवर्ड्स गल्फ ऑफ खंबात, कर दिया कचरा फ्लोज इन साउथवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स गल्फ ऑफ खंबात। देखो मैं फॉर्म करता हूँ स्टेटमेंट, दिमाग में बोल देता हूँ, आप रिपीट कराते हो तो चेंज हो जाता है वो, है ना। मशीन नहीं है ना एग्जैक्टली प्रिसाइसली वो काम कितनी भी बार कर सकते हो, हर बार स्टेटमेंट चेंज हो जाता है मेरा। अच्छा जी, वैसे यहां लिखने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, जब एमपी जी के पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। चंबल की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इट्स बनास, ठीक है, आप लोग प्रॉपर ऐसे निकालना बनास को, ये मेज है। चलो हो गया। अगला हम पढ़ते हैं विंध्यन रेंज, ठीक है। तो एक वीडियो बना लेते हैं, 1 मिनट। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ, बट अभी क्लास ऑफ नहीं हुई है, रुकिए जरा।